Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan bringing some special stuff of biology for you people. आज हम स्टार्ट थोड़ा बहुत हमने ले लिया है पिछले क्लास में क्लास 9 का पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। हमने इसका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था, इसकी डिफिनीशन और मेन ब्रांचेस जो डिवीजन्स की बात थी वो पिछले क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उस क्लास में मैंने आपको कहा था कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स जितने भी हैं उनके बॉडी के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइफ के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी फ़र्ज़ के अगर आप देख लें तो उनकी बॉडी किस चीज़ की बनी है, एक्सटर्नली कैसे दिखती है, इंटरनल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स क्या काम करते हैं, हर लिहाज से एक एक ब्रांच जो है ना वो बन जाता है। इसी वजह से वो सारी चीज़ें हम मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा बनता है दैट इज़ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अदर ब्रांचेस में सबसे पहला ब्रांच जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। जहाँ तक मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक है दो अल्फाज से बना हुआ है। देयर आर टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स हैं। वन इज़ मार्फ एंड द अदर वन दैट इज़ लोगस। लोगस तो आप लोगों को पता है, हमने पहले भी इसकी बात की है। मार्फ मीन्स शेप। मार्फ का मतलब होता है ग्रीक में शेप को कहते हैं, एंड लोगस मीन शेप आर स्ट्रक्चर एंड लोगस मीन स्टडी, रीजनिंग, डिस्कशन। तो मॉर्फोलॉजी को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज़ the branch of biology that deals with the external shape and structure of the body of organisms। ऑर्गेनिज़म्स को हम एक्सटर्नली जब देखते हैं कि मतलब एक्सटर्नली एक ऑर्गेनिज़म किन किन पार्ट्स का बना हुआ है, इसका शेप किस तरह है, किस तरह स्ट्रक्चर है इसका, जब हम एक्सटर्नली ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं तो ये स्टडी जो है ना ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। सो एक्सटर्नल शेप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट इज़ स्टडीड अंडर मॉर्फोलॉजी एंड दैट इज़ मेड ऑफ मार्फ एंड लोगस, दो ग्रीक अल्फाज हैं। सेकंड जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ एनाटमी। एनाटमी भी एक ग्रीक लफ्ज़ है, ग्रीक एनाटमी। एक लफ्ज़ एना है और दूसरा है टॉमी। एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स इंटरनल। Whenever we talk about the internal parts, ये भी स्ट्रक्चर और उसकी बात है, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स की बात है। यहाँ पे भी टॉमी का मतलब हम कट भी लेते हैं, टू कट समथिंग और टू कट समथिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं जब कभी भी हम ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को अंदर देखना चाहते हैं तो उसको डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। जिस तरह फ्रॉग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बॉडी को क्या किया जाता है, काटा जाता है, ओपन किया जाता है और उसके अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं, ये स्टमक है तो ये इंटेस्टाइन है तो ये पार्ट है, ये हार्ट है, ये आर्टरीज वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें फिर देखी जाती है। तो इस ब्रांच में हम बॉडी को कट करते हैं, काटते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और अंदर इसके जो है ना वो स्ट्रक्चर्स और शेप को देखते हैं। लिहाजा एनाटमी की डिफिनीशन अगर हम करना चाहें तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द study of internal structures of the body।
इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी जब हम देखते हैं, यानी बॉडी को काट के ओपन करके इसके अंदर जब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद है, हार्ट है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स वो फिर अपने अपनी जगह में जो है ना फिर इसको स्टडी करते हैं, तो ये एनाटॉमी कहलाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देख लें तो मॉर्फोलॉजी भी स्ट्रक्चर और शेप की स्टडी है, और इस तरह एनाटॉमी भी स्ट्रक्चर की स्टडी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नली बॉडी को देखते हैं, एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट्स को स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम डाइसेक्ट करके ओपन करके बॉडी के अंदर जो पार्ट्स मौजूद हैं उसको देखा जाता है। इसी वजह से एक तरह का अगर आप देख लें तो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी बनती है, लेकिन इंटरनल पार्ट्स की मॉर्फोलॉजी। इसी वजह से हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि एनाटॉमी इज़ अ सब ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी, एंड देयरफॉर जब हम फ़र्क लाते हैं, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, तो फ़र्क लाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी को हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का नाम भी देते हैं। दैट may आल्सो बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी भी एक तरह की मॉर्फोलॉजी है, क्योंकि इसमें भी हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है, इंटरनल शेप्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है। इसी वजह से मॉर्फोलॉजी ये भी है, लेकिन इंटरनल पार्ट्स की। सो देयरफॉर एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो बाज़ औक़ात इसको ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी को जब भी मॉर्फोलॉजी का नाम सिर्फ आएगा तो इससे मुराद होगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी की बात जब भी आती है तो इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन एंड अ लिटिल बिट डिस्कशन ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। जहाँ तक हिस्टोलॉजी का ताल्लुक़ है तो हिस्टोलॉजी असल में एक ग्रीक लफ्ज़ है, हेस्टो या हेस्टस से निकला हुआ है। हिस्टोलॉजी दैट इज़ अ ग्रीक टर्म, इट इज़ आल्सो अ ग्रीक वर्ड, हेस्टस और हेस्टो और हेस्टस विच मीन्स टिश्यूज़। इसे टिश्यूज़ कहते हैं। तो याद रखें, हमेशा जब भी हम सेल्स की बात करते हैं या किसी हद तक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो इसको स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। इसी वजह से हेस्टस और साथ में लोगस है, तो लोगस तो आपको पता है, एंड लोगस तो ऑलरेडी हमने किया है, दैट मीन्स स्टडी। सो इट इज़ स्टडी ऑफ टिश्यूज़। लेकिन टिश्यूज़ को जब हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम ये कहेंगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ biology that deals with the microscopic study of tissue। यानी टिश्यू को हम स्टडी करते हैं इसमें, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए। तो therefore we say that deals with the microscopic study of tissues। जब हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं तो इसको फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देख लें तो हिस्टोलॉजी जो है ये भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की, और टिश्यूज़ बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह का टिश्यूज़ जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। These are all internal structures. So therefore we can also relate it with the anatomy। एनाटॉमी को हमने मॉर्फोलॉजी के साथ रिलेट किया, और हिस्टोलॉजी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात है, लेकिन स्पेशली टिश्यूज़ की बात है, इंटरनल टिश्यूज़ की बात है। तो इंटरनल टिश्यूज़ को हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, तो एक तरह का है एनाटॉमी। लेकिन एनाटॉमी को जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो इस तरह पर ये हिस्टोलॉजी बन जाती है। अच्छा, अब वो क्या है कि चूँकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी को देखा जाता है, इसी वजह से हम हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक
एनाटमी भी कहा जाता है। वैसे जनरली आप लोगों के लिए आप लोगों के नॉलेज के लिए जो है ना ये वो है, बाकी ये जो आम डेफिनेशंस आप करते हैं वो भी काफ़ी है। अच्छा, सेल बायोलॉजी है एक लफ्ज़ हमारे पास। जहाँ तक सेल बायोलॉजी है तो इसको हम इट में आल्सो बी कॉल्ड एज साइटोलॉजी, इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दो अल्फाज हैं यहाँ पे, साइटो एंड साइटो मीन्स सेल। साइटो एक ग्रीक लफ्ज़ है, दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड, मीन्स सेल। एंड लोगस, वो तो आप लोगों को पता है, मीन्स स्टडी। एंड लोगस मीन्स स्टडी। अब यहाँ पे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी को जब हम डिफाइन करते हैं तो सिंपल अल्फाज में स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। अच्छा, अगर हम ब्रॉडली इसको डिफाइन करना चाहें तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते हैं। यानी सेल के स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हैं, सेल के शेप को स्टडी कर रहे हैं, सेल के पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरह सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में वो स्टडी करते हैं। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह बनेगा इसका कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ different एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। सेल के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को जब आप स्टडी करते हैं, इसके शेप को स्टडी करते हैं, इसके लाइफ को स्टडी करते हैं, इसके सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। द वर्ड फिजियोलॉजी इट इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजियो। फिजियो मीन्स फंक्शन या नेचर भी इससे मुराद लिया जाता है, फंक्शन या नेचर। तो इस ब्रांच में हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। यू कैन डिफाइन इट एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द study of functions of different parts, function of different parts of body of an organism। एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस जब हम स्टडी करते हैं, इसको फिर हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। तो फिजियोलॉजी, ये साथ में प्लीज़ ये नोट किया करें, ये जो मुख्तलिफ ग्रीक वर्ड्स और इसके मीनिंग्स हैं ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, अपने पास नोट किया करें। मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन है, इवन ईटा के क्वेश्चन, वो मुख्तलिफ किस्म के एंट्री टेस्ट क्वेश्चन या आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप लोगों के काम आएंगे। जहाँ तक नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स निकला हुआ जीन से, वर्ड जेनेटिक्स, ये देखें ना, इसमें ये पोर्शन जो है ये जीन बन रहा है, जीन। So it is what? It is study of gene. In simple words, you can define it as the study of genes is called as genetics. अच्छा, अब यहाँ पे जीन्स का काम क्या है? जीन इज व्हाट? दैट इज मेड ऑफ DNA, दैट इज अ पार्ट ऑफ DNA। डिफाइन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन। DNA का एक सेगमेंट जब फंक्शनल बन जाता है तो उसको हम जीन का नाम देते हैं। तो डिफिनीशन इसका क्या है जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं? और जीन का काम क्या है ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जीन्स का काम ये है कि ये हेरिडिटी करैक्टर्स, जितने भी विरासती खसूसियात होते हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में लाना इसी जीन का काम है। पेरेंट्स से, दोनों माँ और बाप दोनों से बच्चों में जीन्स, उनके जीन्स आते हैं और वो जीन्स जो है ना वो करैक्टर अपने साथ ट्रांसफ़र करते हैं। तो जेनेटिक्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो इन अदर वर्ड्स, you can also define it as the study
the study of transmission, the study of transmission of characters from parents to offsprings। पेरेंट्स से जब बच्चों में खसूसियात, विरासती खसूसियात, हेरिडिटरी करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी ट्रांसमिशन के स्टडी को हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। तो ये चंद एक ब्रांचेस हो गए, आगे ब्रांचेस रहती हैं, सारे ब्रांचेस ये नहीं है। बाकी जो ब्रांचेस वो अगले क्लास में करते हैं। क्लास का ड्यूरेशन मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का वो है डिमांड, ये है, वो कमेंट्स में ये बता रहे हैं कि सर प्लीज़ कीप द लेंथ ऑफ द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट हम रख सकें उसी तरह रखेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स फिर उसके लिए लेंगे, छोटा पोर्शन लेंगे टॉपिक का, ताकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो और ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो वो कम हो। तो बाकी जो ब्रांचेस है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।